नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरअसल बार बार गांधी मैदान खाली करने की अपील कर रहे थे। पटना पुलिस ने आखिरकार सुबह करीब 3:45 पर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह भारी संख्या में पुलिस बल गांधी मैदान पहुंची और प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को जबरन अपने साथ एम्स पटना ले गई। हालांकि एम्स पटना के पास बवाल बढ़ता देख पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर एम्स से बाहर निकल गई है। इस दौरान एम्स के बाहर पुलिस और जनसुराज के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि एम्स के बाहर हंगामा करने पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर के समर्थकों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। पटना पुलिस ने किया हल्का प्रयोग और बल के प्रयोग कर उन्हें भगा दिया है। तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं आज महाकुंभ से आनंद अखाड़े के संतों की एंट्री होगी। 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में शामिल होंगे, जिसमें आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। बाघंबरी मठ के पास भव्य पेशवाई निकाली जाएगी, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ साधु संत महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। पेशवाई में सबसे आगे धर्म ध्वजा चलेगा और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी रथ पर सवार होंगे। भगवान सूर्य नारायण इस अखाड़े के इष्ट देव हैं। इस अखाड़े को निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई कहा जाता है। आपको बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा आनंद की छावनी की प्रवेश यात्रा बाघंबरी गद्दी से शुरू होकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अखाड़ों से जुड़े साधु संतों में जोश है। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज है और ऐसे में साधु संतों का प्रवेश लगातार जारी है। अब मात्र कुछ ही दिन बाकी है इस मेले के आयोजन में। 13 जनवरी से इस मेले की शुरुआत होगी, जिसको लेकर साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी उत्साह है। तो आज महाकुंभ में आनंद अखाड़े के साधु संतों की एंट्री होने जा रही है। 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। और साधु संतों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रयागराज के वासी हैं, उनमें भी बेहद उत्साह है इस मेले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, महाकुंभ में लगातार अखाड़ों के संतों की एंट्री हो रही है। आज क्या कुछ खास और क्या कुछ दिलचस्प तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आज प्रयागराज से सामने आने वाली है? बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आनंद अखाड़े के जो साधु संत हैं वो छावनी प्रवेश के लिए उतावले हैं। हालांकि अभी शुरुआत हो रही है, उसके बाद ये एक लंबा मार्ग तय करते हुए संगम क्षेत्र में पहुंचेगी। इस बीच में जो बैंड पार्टियां हैं, साधु संतों की एक लंबी कतार है, वो देखने को मिलेगी। शुरुआत में अभी से ही साधु संतों में आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से जोश दिख रहा है, क्योंकि अब जो महाकुंभ के आयोजन की तारीख है वो नजदीक आ रही है। इनका मुख्य आकर्षण 14 जनवरी को जब ये अमृत स्नान करेंगे, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, वो बहुत ही विहंगम दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं। और बाकायदा एक घाट इनके लिए आरक्षित होता है और उसी घाट पर ये स्नान करते हैं। जो 13 अलग अलग अखाड़े हैं वो क्रमबद्ध तरीके से स्नान करने आते हैं। और इससे पहले अब ये कुंभ क्षेत्र में अपना आवास करना शुरू कर देंगे और आज इनकी छावनी प्रवेश है। जैसा कि आप देख सकती हैं विजुअल में कि किस तरह से इनमें जोश है, नाच गा रहे हैं, तमाम भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। ये विभिन्न मार्गों से बिल्कुल बेहद भव्य तस्वीर है शोएब। ऐसे में जो साधु संत है वो उत्साहित है और जो वहाँ के लोग हैं, प्रयागराज के वासी है, श्रद्धालु है, यात्री है, वो तमाम लोग बेहद खुश है। 12 साल बाद ऐसा भव्य आयोजन होता है, ऐसे में तमाम तरीके से तैयारी भी की गई है। साधु संतों की क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि ठंड का मौसम है और लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इनके जोश की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस ठंड में भी जिस तरह से खासतौर से जो नागा सन्यासी हैं, बगैर वस्त्र के रहते हैं, बभूति लगाए हुए होते हैं, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं होता। अगर उनसे बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि जिस तरह के उन्हें कोई एहसास नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान में लीन होते हैं और इसी वजह से जो दुनिया की तमाम चीजें हैं उस पर बहुत उनका ध्यान जाता नहीं है। जहाँ तक इंतजाम की बात है, स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, सारे विभाग एक्टिव मोड में हैं। खासतौर से जो मेडिकल टीम है, बाकायदा एक अस्पताल बनाया गया है कुंभ क्षेत्र में जो बहुत बड़े स्तर का है। उसके अलावा हर सेक्टर में जहाँ जहाँ भी कल्पवासी या अखाड़े से जुड़े लोग रुकेंगे, वहाँ पर जो भी विधा है मेडिकल की, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथ हो या जो एलियोपैथ, इन सब की छोटी छोटी क्लिनिक वहाँ पर सरकारी तौर पर खुली होती है, जिसमें मुफ्त इलाज पूरे कुंभ के दौरान रहेगा। उसके अलावा इसका बड़ा अस्पताल भी एक्टिव मोड में है। जब ये निकलते हैं तो वहाँ भी इस तरह की टीमें रहती हैं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई हैं। लेकिन जहाँ तक साधु संतों की बात है, उनमें इस कड़कड़ाती ठंड या मौसम का कोई असर नहीं होता। उनके अंदर जो आस्था का जोश है वो पूरे हिलोरे मारता है और वो सड़कों पर दिखता भी है कि किस तरह से वो अपने भगवान को या माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए उतावले दिखते हैं और उसी जोश के साथ वो इस पूरे आयोजनों में शामिल होते हैं। बिल्कुल, ऐसे में अमृत स्नान और गंगा स्नान संगम नगरी में पहुंच रहे हैं ये सभी साधु संत। ऐसे में लगातार शोभा यात्रा का ये नजारा महाकुंभ प्रयागराज से सामने आ रहा है। इसको लेकर प्रशासन की किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से शोएब की गई है? देखिए, जो अखाड़ों के छावनी प्रवेश है वो पहले से निर्धारित होते हैं और इनके रूट निर्धारित होते हैं। जिन मार्गों से इनको गुजरना है उस मार्ग पे रूट डाइवर्जन रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, पुलिस की मौजूदगी रहेगी और उन मार्गों से गुजरते हुए ये संगम के जो कुंभ इलाका है वहाँ पे प्रवेश करेंगे। तो उसके लिए पहले से इंतजाम किया जा चुका है, क्योंकि इनका ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित रहता है कि अखाड़े की किस दिन छावनी प्रवेश होगी। तो उसके तहत प्रशासन पहले से मुस्तैद है और आज भी जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जो पूरा रूट है उस रूट पर आगे आगे और पुलिस के जवान और अधिकारी मौजूद रहते हैं। जब ये छावनी में प्रवेश करेंगे उसके पहले जैसे ही मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, प्रशासनिक अमला इनका स्वागत करता है, इनको फूल माला पहनाई जाती है। तो इस तरह के सारे इंतजाम पहले से रहते हैं जो अभी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी एक लंबी यात्रा लंबी दूरी को तय करते हुए छावनी में प्रवेश करेंगे। यानी कि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन लगातार इस पूरे महाकुंभ को लेकर विवाद भी पनपने लगा है। खास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं, कहा जा रहा है, क्योंकि साधु संतों की ये मांग है कि वो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री बैन हो, वहाँ पर वो दुकान नहीं लगा पाए। इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल पा रहा है? क्या वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा दुकानें लगाई जा रही है या फिर नहीं? कैसी हलचल, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है शोएब? देखिए, दरअसल इस बारे में भी अलग अलग लोगों की राय है। हालांकि ये बात सही है कि जो कुंभ का मुख्य इलाका है, संगम का इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम की बहुत ज्यादा दुकानें पहले भी नहीं लगती रही हैं, इस बार भी नहीं लगती रही। लेकिन क्योंकि इस बार इस पर चर्चा बहुत हो रही है, अलग अलग कुछ साधु संतों ने मांग भी की है, तो खास तौर से जो खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें हैं, कमर्शियल यूज वाली, उस पर इस बार कहीं ना कहीं आपत्तियां आ रही हैं। हालांकि इस पर कोई बहुत ऑफिशियल या सरकारी तौर पर इस तरह की कोई चीजें नहीं है, लेकिन चर्चाओं में जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि परेड का इलाका है जहाँ पर कमर्शियल बाजार डेवलप की जाती है, वहाँ पे तमाम तरह की दुकानें लगाई जाती हैं। लेकिन जो कुंभ संगम क्षेत्र का इलाका है जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, वहाँ पर कुछ लोग जरूर ये डिमांड कर रहे हैं कि जो खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें हैं वो मुस्लिम वहाँ पर ना खोलें या उनको परमिशन ना दी जाए। हालांकि इस तरह की दुकानें होती भी नहीं हैं, लेकिन इस बार ये जरूर चर्चा है। तो फिलहाल इस तरह की चीजें अभी सिर्फ चर्चा में है। ऐसा कोई बहुत सख्त किसी तरह का कोई नियम या कोई आदेश नहीं है सरकारी तौर पर, लेकिन साधु संतों के कुछ धड़े हैं जो इस पर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि हिंदू धर्मों का आयोजन है, यहाँ पर इन लोगों का कोई बहुत काम नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए या ऐसे लोगों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। इस तरह की बातें चर्चा में हैं।
हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि भारत में हर तरह के हर धर्म के लोग रहते हैं, सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और उसी आधार पर इस तरह की बातें बहुत ज्यादा उस पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये चर्चाएं जरूर की जा रही है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो यहाँ पर ना आए या उनकी दुकानें न लगे, इस तरह की बातें सिर्फ चर्चा में है। हालांकि कुंभ का जो इलाका है वहाँ पर इस तरह की दुकानें बहुत कम या ना के बराबर देखी जाती है। पूर्व में भी इस तरह की चीजें रही है। हाँ, ये जरूर है कि मजदूर तबका हो, ऐसे में सवाल यही है शोएब, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ना ही महाकुंभ का आयोजन पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसा होता आया है और जो दुकानें जहां तक रही, दुकानें लगाई जाती रही है। अब ऐसा क्या हो गया है? ये विवाद पनपने की मुख्य वजह क्या है? आखिर क्यों साधु संत लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां पर दुकान ना लगाए? ऐसा क्यों? क्या कुछ खास वजह बताई जा रही है साधु संतों के द्वारा? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अभी कुछ दिनों में कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें सफाई का ध्यान नहीं रखते ये मुस्लिम वर्ग का वो शख्स बताया गया। ऐसा जो उसके हाव भाव थे, उसके जो उसकी वेशभूषा से उससे ये अनुमान लगाया गया कि ये मुस्लिम वर्ग का है। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है और उनकी आस्था से जुड़ा मामला है, सफाई का ध्यान वो लोग रखते हैं, ऐसे में अगर ये लोग इस तरह की चीजें यहाँ पे बेचेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो आस्था उसको ठेस पहुंचे, उनकी पवित्रता पर ठेस पहुंचे। ये वजह बताई जा रही है। हालांकि ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो बहुत गिनी चुनी जगहों पर या गिनी चुनी वीडियो के आधार पर कही जा रही है। इसकी वजह से भी थोड़ा लोगों में इस बात की चीजें है कि मुस्लिम जो धर्म के त्योहार या होते हैं तो वहाँ पर अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो मुस्लिम के वर्ग के लोग को भी आयोजनों में नहीं आना चाहिए, ऐसा कि कुछ लोगों के अपनी राय है। लेकिन इसके पीछे बहुत कोई ठोस वजह नहीं है। तमाम तरह की जो चर्चाएं या वीडियो या सोशल मीडिया के जरिए आजकल जिस तरह चीजें हो रही हैं उस पर ही लोगों ने अपनी राय बनाई है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं है। साधु संतों की तरफ से भी कोई बहुत इस तरह की बातें नहीं कही गई। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं, उनका कहना है कि चूंकि इनका धार्मिक आयोजन तो ऐसे में खाने पीने की चीज जरूर उनकी दुकानें यहाँ पर खासतौर से मेला क्षेत्र में उन्हें नहीं आवंटित करनी चाहिए, उन्हें नहीं देनी चाहिए। तो इसमें सरकार के द्वारा कोई कुछ खास फैसला नहीं लिया गया। कुछ ऐसे साधु संत हैं जिसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप निगाह बनाए रखिए शोएब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनावों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित संगठन चुनाव प्रदेश कार्यशाला में तय किया गया है कि जिला अध्यक्षों के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 से 10 जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। 15 जनवरी तक मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की तैनाती होनी है। अब तक संगठनात्मक चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और आगामी चरण में जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। कई जिलों में मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है और महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बचे हुए जिलों में भी जल्द चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संगठनात्मक चुनाव से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व भी तैयार किया जाएगा। तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू होने का है। यूपी संगठन के चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 23 या फिर 24 जनवरी को यूपी का दौरा करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संभावित है। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लिहाज से पीयूष गोयल का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी की कमान ओबीसी या फिर दलित चेहरे को दे सकती है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस बार इस दावेदारी की लिस्ट में सामने हैं और ऐसे में इस पर मंथन भी किया जा रहा है। बीजेपी के अंदर खाने में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसे टिकट दिया जाता है और किसे जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर अहम निर्णय लिया गया। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित संगठन चुनाव प्रदेश कार्यशाला में तय किया गया है कि जिला अध्यक्षों के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 से 10 जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। 15 जनवरी तक मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की तैनाती होनी है। अब तक संगठनात्मक चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। आगामी
चरण में जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। कई जिलों में मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है और महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बचे हुए जिलों में भी जल्द चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संगठनात्मक चुनाव से 27 के विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व तय किए जाएंगे। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू होने का लेकर अब लगातार इस पर सियासत तेज है। वहीं दूसरी तरफ यूपी संगठन के चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 23 और 24 जनवरी को यूपी का दौरा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी के अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है और कैसी हलचल भाजपा के खेमे में? भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की मजबूती को लेकर काफी के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 1918 मंडल अध्यक्ष हैं, जिसमें 750 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की जा चुकी है। अब शुरुआत होने वाली है जिलाध्यक्षों। जिलाध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया कल यानी 5 तारीख से 10 तारीख के बीच होगी। जिस तरह की बात आ रही है उसमें 15 तारीख तक जिलाध्यक्षों का चयन भी कर लिया जाएगा। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ में ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो है प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती की बातें चल रही हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी जो है पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। अब जो है बारी जो है जिलाध्यक्षों के चयन की है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, ऐसे में जिला अध्यक्ष, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि भूपेंद्र चौधरी हैं अभी, और ऐसे में लगातार कयास लगाया जा रहा है कि इस बार पीडीए कार्ड खेलती हुई भाजपा पार्टी नजर आएगी। कौन कौन से हैं दावेदार अनिल जी इस पूरे चुनावी हुंकार में? किनका नाम सामने आ रहा है? देखिए श्रुति, अभी तक जो दावेदारों की सूची है वो काफी लंबी चौड़ी है। इसमें ओबीसी मतलब कि बैकवर्ड कास्ट के भी कई दावेदार हैं, साथ में फॉरवर्ड क्लास भी है। इसके अलावा जो दलित वर्ग का भी चेहरा जो है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। वर्तमान समय में जो प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला, इनके भी नाम की चर्चा चल रही है। साथ में सोनकर बिरादरी के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके भी नाम पर मंथन चल रहा है। लेकिन जिस तरह से मंडल अध्यक्षों की सूची आई है उसको देखिए तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। मंडल अध्यक्षों की सूची में भी पूरा पीडीए फार्मूला जो है वो नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यादव बिरादरी के जो कार्यकर्ता है उनको भी बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। महिला नेत्रियों को भी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ये भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में जो जिलाध्यक्ष की तैनाती होगी उसमें भी पीडीए का जो फार्मूला है वो नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संगठन चुनाव को लेकर अब बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बाप गवाया, बच्चे गवाए, गवाया सारा परिवार। तो महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी शामिल हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह का ये प्रकाश पर्व जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, उनके साथ तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं। सभी गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं और सभी लोग उनके दिए गए मार्ग को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके किए गए काम को याद किया जा रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है जिसको लेकर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आप तस्वीरों देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भी वहां पर उपस्थित हैं और बेहद ध्यानपूर्वक वो बातों को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के पावन प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।